लालची राजमा चावल वाला। बाजार के बीचों बीच महेश का राजमा चावल का होटल था। उस होटल में बस राजमा चावल ही मिलता था। दूर दूर से लोग महेश का राजमा चावल खाने आया करते थे। महेश के पास एक बावर्ची था जिसका नाम उमंग था। मालिक, एक बात कहनी थी। बोल बोल उमंग, क्या बात है? देखिए ना, हमारा यहाँ राजमा चावल खाने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हर दिन आपकी कमाई 2 गुनी हो रही है। हमारा पगार थोड़ा बढ़ा दीजिए ना मालिक। ओहो, तू चिंता मत कर, अगले साल बढ़ा दूंगा। नहीं मालिक, आपने पिछले साल भी यही कहा था, पर नहीं बढ़ाए। महंगाई बहुत बढ़ गई है मालिक। इतने कम पगार में काम कैसे चलेगा? अरे देख, कितने लोग आए हैं, जल्दी से उन्हें राजमा चावल दे। जा जल्दी जा, हम बाद में बात करते हैं। नहीं मालिक, अभी बात कीजिए। महेश जैसे तैसे करके उमंग को काम पर लगा देता है। महेश अच्छा कमाता था, फिर भी उमंग की तनख्वाह बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा था। महेश का मानना था कि जब से उसका बेटा हुआ है तब से उसका होटल चलने लगा। शाम हो गई, होटल बंद करने का समय हो गया। उमंग मौका देखकर फिर से तनख्वाह बढ़ाने की बात करने महेश के पास आया। पूरे दिन सोता रहता है होटल में, किस बात के लिए तेरी तनख्वाह बढ़ाऊं, बता। मालिक, ऐसा मत बोलिए। पहले इस होटल को कोई जानता भी नहीं था। आज लोगों की लाइन लगी होती है। यहाँ तक इस होटल को पहुंचाने में मेरा भी हाथ है। ये होटल मेरे बेटे के लक से चल रही है, तूने कुछ नहीं किया है। उमंग अंदर से टूट गया। वो सालों से मेहनत कर रहा था उस होटल की तरक्की के लिए। ठीक है मालिक, अब से आप ही सब कुछ संभालिए होटल में। मैं काम छोड़ रहा हूँ। हाँ जा जा, मैं तो यही चाहता हूँ। हर महीने 15,000 तुझे देने पड़ते थे, अब वो भी बच जाएंगे। अब तुझे छोड़ के जाना है तो जा, वैसे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। महेश, आप बहुत ही मतलबी हैं। जा रहा हूं मैं। हाँ जा जा। महेश ने 2000 तनख्वाह पर एक नौसिखिए को काम पर रख लिया। छोटू, राजमा बना क्या? हाँ सेठ, बन गया है राजमा। थोड़ा चख के देखिए। अबे पागल है क्या, इतना तीखा कौन बनाता है? सेठ, मुझे ना तीखा बहुत पसंद है। तीखा कम कर, जल्दी ठीक कर इसे। जी मालिक। कुछ देर में ग्राहक आते हैं। महेश सबको बिठा देता है और फिर छोटू सबको राजमा चावल देता है। राजमा चावल चखते ही, इतना गंदा खाना मैं अपने कुत्ते को भी ना खिलाऊं। छी, ये क्या खा लिया मैंने? पर हुआ क्या है? खुद खा के देखना। महेश राजमा चावल चखता है। मीठा राजमा चावल, छी। छोटू, यहाँ। हाँ सेठ, बोलो। मीठा राजमा चावल कौन बनाता है? मुझे क्या पता, आपने बोला तीखा है इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी। मुझे राजमा बनाना आता ही नहीं है। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बोला? तुझे राजमा नहीं बनाने आता है? आपने पूछा ही नहीं ना मालिक। ठीक है, अब से मैं राजमा चावल बनाऊंगा, तू बस देखना। आज तो बहुत गड़बड़ हो गई, कल से मुझे ध्यान देना होगा। अगले दिन लोग आए पर उन्हें राजमा चावल कुछ खास पसंद नहीं आया। अब से मैं यहाँ राजमा चावल खाने कभी नहीं आऊंगा। क्यों क्यों, क्या हो गया? पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उमंग को बनाने बोलो राजमा चावल। हर कोई उमंग की तारीफ करता जा रहा है। हरामखोर, न जाने क्या जादू कर दिया उसने ग्राहकों पे। अब उसकी तरह राजमा चावल कैसे बनाऊं? महेश की राजमा चावल अब कोई खाने नहीं आता था। कुछ ही दिनों में पूरा धंधा ठप हो गया। आज भी कोई नहीं आया, कुछ तो करना होगा। आज अच्छा राजमा चावल बनाने की कोशिश करता हूं। धनिया पाउडर तो खत्म हो गया,
छोटे, जा जल्दी से धनिया पाउडर ले आ। छोटू पैसे लेकर धनिया पाउडर लाने गया और कुछ देर बाद वो धनिया पाउडर लेकर आया। महेश ने धनिया पाउडर ऊपर से डाल दिया, जिससे राजमे में अच्छी खुशबू आने लगी। वाह, क्या खुशबू है। ग्राहक राजमा चावल खाते ही खुश हो गया। वो ग्राहक अकेले 3 प्लेट राजमा चावल खा गया। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे स्वादिष्ट राजमा चावल कभी नहीं खाए। अरे मतलब बहुत मजा आ गया। उस दिन देखते ही देखते महेश के होटल में पहले जैसी खचाखच ग्राहकों की भीड़ लग गई। महेश बहुत खुश था। आज ऐसा क्या जादू कर दिया राजमा में मैंने, जो ग्राहक खाते ही जा रहे थे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सेठ जी, लगता है आपको अच्छे से राजमा बनाना आ गया है। कल भी ऐसा ही राजमा बनाना, वरना ग्राहक पहले जैसी गालियां देकर जाएंगे। शुभ शुभ बोल। पहले देख लेता हूँ किचन में क्या क्या है। महेश किचन में देखता है कि आज कौन से मसाले डाले थे। तभी महेश की नजर धनिया पाउडर के पैकेट पर जाती है। ऐसा पैकेट पहले कभी नहीं देखा किचन में। ये तो भांग है। ये कौन लाया? छोटू, छोटू। हाँ सेठ जी, बोलिए, अब क्या हुआ? ये भांग का पैकेट यहाँ कैसे आया? ये तो धनिया पाउडर है सेठ जी, आपने ही तो बोला था ना। अबे बेवकूफ, ये भांग का पैकेट है, धनिया पाउडर नहीं। तभी तो सोचूं, लोग इतना क्यों खा रहे थे आज राजमा चावल। लगता है सब साले नशेड़ी थे। सेठ जी, अभी जाके धनिया पाउडर लाता हूं। वाह छोटू, तेरी गलती से मेरा होटल पहले से भी ज्यादा चलने लगेगा। नहीं, अब से तू भांग का ही पैकेट लाएगा। पर सेठ, ग्राहकों को भांग का राजमा चावल पसंद है, हम उन्हें यही खिलाएंगे। लेकिन सेठ जी, किसी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। तू भी किसी को कुछ मत बताना। आज से तेरी पगार 10,000। वाह सेठ जी, आप तो भगवान निकले। अब से महेश के होटल में भांग मिला हुआ राजमा चावल बिकने लगा और लोग चाव से खाते भी थे, बच्चे बूढ़े सब। तभी एक आदमी आया, विकी नाम का। जल्दी जल्दी राजमा चावल देना भाई, बहुत भूख लगी है। विकी ने इतना राजमा चावल खा लिया कि नशे में वहीं सो गया। सेठ, ये तो यहीं सो गया। लगता है भांग का नशा हो गया इसे। उठाओ उसे, कुछ अनहोनी ना हो जाए। कुछ घंटों बाद विकी को होश आया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुझे सोने के लिए मेरा ही होटल मिला था क्या? ऐसे ही चिल्ला के बात करूंगा तो उसे शक नहीं होगा कि खाने में कुछ गड़बड़ थी। बरखुरदार, तुम खाना खा के यहीं सो गए थे। उफ, मेरा सर, ये दुख क्यों रहा है? भागो यहाँ से। विकी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे वो लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर आया। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। लगता है तुम्हारे राजमा चावल में कुछ गड़बड़ है, जिससे मुझे नींद आ गई और सर घूम रहा है मेरा, जैसे कोई नशा है। मुझे तुम अपना किचन दिखाओ। हमारे खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है। मुझे तो लगता है तू ही नशा करके आया था। ये देखो मेरी आईडी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। विकी किचन में जाता है और भांग का पैकेट देखता है। अच्छा, तो तुम लोग भांग मिलाते हो अपने खाने में? नहीं साहेब, ये सब ना सेठ करता था, मैं नहीं। मैंने तो समझाया था, पर पैसे देकर मेरा भी मुंह बंद कर दिया। क्यों महेश, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई?
यहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब खाना खाने आती हैं और तुम उन्हें नशीला राजमा चावल खिलाते हो। साहिब, कुछ ले दे के मामला खत्म कर दीजिए ना। हर कोई तेरी तरह पैसों का भूखा नहीं होता। मेरे साथ थाने चल, तेरी लालच तो वहीं निकालूंगा मैं। इंस्पेक्टर विकी ने महेश और छोटू दोनों की अच्छे से खातिरदारी की और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया। महेश का होटल भी बंद हो गया। दोस्तों, सफलता चाहे कम मिले, पर धोखा देके सफल होने की कोशिश मत करो। लालच बहुत ही बुरी चीज है। लालच के चक्कर में अच्छों की नैया डूब गई, इसीलिए लालच मत करना। कंजूस पिज्जा वाली। ढोलकपुर गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी और उसके पति रमेश पिज्जा बेचने का काम करते थे। उन दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि गांव में दूर दूर तक पिज्जा नहीं मिलता था, जिस वजह से उनका पिज्जा अच्छा बिक जाया करता था। अरे सुनती हो, हमारा तो पिज्जा बहुत अच्छा बिकता है क्योंकि गांव में दूर दूर तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी वजह से हमारी दुकानदारी अच्छी हो जाती है। क्यों ना हम इसे और अच्छा बनाएं? वैसे भी गांव में कौन जानता है पिज्जा खाना? अगर हम अच्छा बनाएंगे तो इससे हमारा पिज्जा और अच्छा बिकेगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर इससे तो लागत ज्यादा आएगी और पैसे कम मिलेंगे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुकिए, मैं कुछ न कुछ तरकीब लगाती हूँ जिससे पिज्जा भी अच्छा हो जाए और हमारी लागत भी कम हो। अगले दिन विमला दुकान पर गई और उसने पिज्जा तैयार करना शुरू किया। दुकान पर पहले से ही पिज्जा वालों की काफी भीड़ लगी थी। तभी वहाँ पर एक रामू नाम का आदमी आया और उसने विमला से कहा, अरे भाभी जी, आज आप दुकान पर हैं। अगर आप दुकान पर हैं तो भाई साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसी वजह से मैं दुकान पर आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो आज बहुत पिज्जा बिकेगा। क्यों नहीं भाई साहब, आज पिज्जा बहुत ही बिकेगा क्योंकि आज मैं पिज्जा बनाऊंगी ना। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और इसके बाद विमला ने उसे पिज्जा बनाकर दे दिया और उस दिन उसका पिज्जा बहुत बिका, जिससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई। घर पर आने पर जब रमेश ने विमला से कहा, अरे विमला, आज तो तुम काफी अच्छी कमाई कर लाई होगी ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तो बहुत अच्छी दुकान चली क्योंकि मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग गई थी और मैंने भी पिज्जा ऐसा बनाया जिससे हमारी लागत भी कम आई और हमें रुपए भी ज्यादा बच गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज से तुम ही दुकान चलाया करना, मैं तुम्हें सामान लाकर दे दिया करूंगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी हमें अपना सपना भी तो पूरा करना है ना। इसके बाद अब तो विमला ही दुकान पर जाया करती थी और पिज्जा बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे और इससे विमला और उसका पति बहुत खुश था। पर एक दिन अचानक गांव में बहुत ज्यादा हलचल मच गई क्योंकि शहर से पढ़कर विनोद गांव लौटा था। अरे, आज गांव में इतनी ज्यादा हलचल क्यों मची है और आज हमारी दुकान भी ज्यादा नहीं चल रही है? जरा मैं पूछ कर देखती हूँ। अरे सीमा, ओ सीमा, जरा मेरे पास तो आना। हाँ विमला, अभी आई। क्या बात है? अरे, आज गांव में इतनी हलचल क्यों मची है? क्या कोई कलेक्टर आ गया है जो इतना शोर मच गया? अरे, कलेक्टर नहीं आया है, अपना जो घनश्याम था ना, उसका बेटा विनोद शहर से पढ़कर आया है।
इसी वजह से सब उसे देखने के लिए गए हैं, क्योंकि पहली बार कोई हमारे गांव में शहर से पढ़कर आया है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखना, वो तेरी दुकान पर जरूर आएगा, क्योंकि वो तो शहर का छोरा है, तो उसका तो पिज्जा मन पसंद होगा। अब तेरा एक और ग्राहक बढ़ गया। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे तो मेरा ही फायदा है। और इसके बाद सीमा वहां से चली गई। अरे, ये क्या हो गया? गांव में एक शहर का लड़का आ गया है। अगर वो मेरी दुकान पर आया तो उसे पता तो लग जाएगा कि मैं कैसे पिज्जा बना रही हूँ, जिससे मेरी सारी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ दिन फिर से सही से पिज्जा बनाना चाहिए। और ये कहकर वो अपने घर चली आई। उस दिन उसने दुकान जल्दी बंद कर दी, जिस वजह से रमेश को भी हैरानी हुई। अरे क्या हुआ? आज तुम दुकान इतनी जल्दी बंद करके क्यों आ गई? सामान खत्म हो गया था क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे गांव में घनश्याम का लड़का विनोद, वो शहर से पढ़कर आया है। आपको तो पता ही है कि शहरी लोग तो पिज्जा बर्गर खाते ही खाते हैं। अगर उसने मेरा पिज्जा खाया तो उसे तो पता चल जाएगा कि हम पिज्जा कैसे बनाकर बेचते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। पर अब हम लोग क्या करेंगे? इससे तो हमारा सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन मैं शांत रहूंगी। वैसे भी मुझे पता है वो यहाँ गांव में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, क्योंकि शहर के लोग कहाँ गांव में रह पाते हैं। जैसे ही वो चला जाएगा, हम फिर से वैसे ही पिज्जा बनाने लगेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल, कुछ ही दिन की बात है। वैसे भी हमारे पास बहुत रुपये आ चुके हैं। इतने दिन में हम मरे नहीं जा रहे हैं। और ये कहकर अब वो उसी तरह का पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। पर एक दिन अचानक विमला की दुकान पर विनोद आया और उसने कहा, अरे काकी, एक पिज्जा तो देना। मैंने सुना है आप पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे 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 अरे, विनोद यहाँ पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर चले गए थे ना? कहाँ काकी, मैं तो गांव में ही था। बस कुछ दिन के लिए गया था, पर वापस आ गया। क्या आपको पता नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। पर आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। चल, मैं तेरे लिए पिज्जा बना देती हूँ। और ये कहकर उसने पिज्जा बनाकर विनोद को दे दिया। उसने पिज्जा खाकर विमला की बहुत तारीफ की और अब रोज विनोद उसकी दुकान पर आकर पिज्जा खाया करता था। पर एक दिन की बात है, जब विनोद पिज्जा खा रहा था तो उसने देखा कि उसके बगल में बैठा रामू भी पिज्जा खा रहा है। पर रामू का पिज्जा और उसका पिज्जा काफी अलग था। यह देखकर वो काफी हैरान हुआ और उसने कहा, काकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा और इनका पिज्जा काफी अलग है। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। लगता है तुम्हें कुछ भ्रम हो गया है। नहीं नहीं काकी, मैं देख रहा हूँ मेरा पिज्जा सबसे अच्छा होता है, जबकि इन लोगों का पिज्जा नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो सभी पिज्जा एक जैसा ही बनाती हूँ। ये सुनकर विनोद वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे विमला पर शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। कुछ समय के बाद उसकी दुकान पर एक आदमी आया और उसने विमला से कहा, अरे भाभी जी, एक पिज्जा तो देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर विमला ने उसे पिज्जा दिया। उसने पिज्जा खाया और विमला से कहा, अरे भाभी जी, मुझे पिज्जा कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या आपने पिज्जा में सामान पूरा नहीं डाला है? अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं? जैसा पिज्जा होता है वैसा ही तो दिया है। पर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं भाई साहब,
ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक किसी ने भी मुझसे शिकायत नहीं की है। सभी को मेरा पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। वो तो लगेगा ही, क्योंकि ये ठहरे गांव के और मैं शहर का, तो इसलिए क्योंकि आपने ना ही इसमें चीज डाली है ना ही पनीर, बस इसमें आपने टमाटर और प्याज डाल दी है। आपने और कुछ भी नहीं डाला है जो पिज्जा में होता है। आपने तो बस रोटी के ऊपर सॉस लगाकर पकड़ा दिया है। ये सुनकर विमला काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा ही पिज्जा होता है। आप जाइए यहाँ से, जाइए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए। वैसे भी मेरी दुकानदारी का समय है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ठीक है, जाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विनोद वहाँ पर आया और उसने विमला से पिज्जा मांगा। विमला ने उसे पिज्जा दिया और विनोद ने उसे खाकर विमला से कहा, अरे काकी, अभी जो आपने पिज्जा दिया था वो काफी अलग था और ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कैसे? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अभी मैंने तुम्हें पिज्जा कहाँ दिया? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे पिज्जा दिया ही था। वो तो बिल्कुल ही बेकार था। ऐसा लग रहा था मानो रोटी पर किसी सॉस और टमाटर जलाकर पकड़ा दिया हो। ये सुनकर विमला काफी हैरान हुई। विमला को हैरान देखकर विनोद ने उससे कहा, हैरान मत होइए, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं ही भेष बदल कर यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे उस दिन आप पर शक हुआ कि आप पिज्जा में कुछ गड़बड़ कर रही हैं, और अपना शक और आपकी सच्चाई लाने के लिए मैं आज भेष बदल कर आया। और मुझे पता लग गया कि आप सभी को ऐसा ही बेकार पिज्जा बना कर देती हैं। आप उसमें कुछ भी चीज नहीं डालती हैं जैसा पिज्जा में होना चाहिए। आप गांव वालों को बेवकूफ बना रही हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है काकी जी। आप इतने रुपये बचाकर कहां पर ले जाएंगी? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही क्या? मैंने देखा है आप पिज्जा में कम लागत लगाती हो, जिससे आपके रुपये बच जाते हैं। आखिर आप दुकानदार हैं, आप इतनी कंजूसी क्यों दिखाती हैं? यदि आप इतनी कंजूसी दिखाएंगी तो आपकी दुकान एक दिन ठप हो जाएगी। और ये ठहरे गांव वाले, इन्हें क्या पता कि पिज्जा कैसा होता है? आप जैसा इनको दे दोगे वैसा ही वो खा लेंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अच्छा पिज्जा बनाकर बेचूंगी। तुम ये बात किसी को मत बताना। नहीं, आपकी सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक लोगों को बेवकूफ बनाया और आपने अपनी जेब भरी है। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि उन्होंने जितने रुपये दिए थे उतने का उन्हें सामान ही नहीं मिला। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। इससे मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। विमला के ज्यादा कहने पर विनोद मान जाता है और उससे कहता है, अगर आपने आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और विमला बेचारी दुखी होकर रह जाती है।